वेलकम टू फ्री लर्निंग यूनिवर्सिटी। आज हम बात करेंगे सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। सैम्पल पेपर ऑफ बीईजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर का ये पार्ट 2 है। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन के आंसर को बता दिया है। बीईजीसी 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर आपका इंग्लिश आर्ट्स के अंतर्गत आता है, जिसमें कि एक सैम्पल पेपर का वीडियो बना था, उसमें कुछ क्वेश्चन थे। क्वेश्चन के हम लोग पार्ट वाइज बना रहे हैं। इसका 3 पार्ट बनेगा, एक पार्ट बन चुका है, ये दूसरा पार्ट है, और इसके बाद और एक पार्ट आएगा जिसमें आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो जो क्वेश्चन हमने जवाब जिस क्वेश्चन का जवाब दे दिया है वो है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म संस्कृत ड्रामा। संस्कृत ड्रामा के बारे में आपको बता दिया गया है। प्रीवियस वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इसको देखिएगा। क्वेश्चन 2 है, हाउ वाज द स्टोरी ऑफ शकुंतला नरेटेड इन द महाभारत। शकुंतला की स्टोरी को महाभारत में कैसे नरेट किया गया है। ये आपका एक तरीके से रिकैप है, क्या कि हमने क्वेश्चन के आंसर को देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शकुंतला एपिसोड इन महाभारत एंड इन कालिदासस प्ले। शकुंतला का जो एपिसोड है महाभारत और कालिदासा में कैसे डिफरेंट है। अभिसरण शकुंतला जैसे कि आपका बीजीसी 101 ब्लॉक 1 का है, और ब्लॉक 2 में आपका महाभारत है। तो दोनों में किस तरीके से शकुंतला का जो प्ले है शकुंतला के आसपास जो लिखा गया है उसमें क्या डिफरेंसेस है। क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर हमने दे दिया है, व्हाट इज एपिक एंड इट्स कॉमन फीचर। इसके बारे में आपको बता दिया गया है। और लास्ट जो हमने पार्ट 1 में बात किया था वो है शॉर्ट नोट्स ऑन प्रकरणा। तो आज हम लोग कौन कौन सा देखेंगे। आज हम लोग क्वेश्चन 6 देखेंगे, यूज ऑफ मेटाफोर इन मृच्छकटिका। मृच्छकटिका आपका है बीजीसी 101 का आपका चैप्टर एक ब्लॉक है। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर के बारे में आपको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कमेंट ऑन द फीमेल प्रेजेंस इन क्लिपिकतरन। क्लिपिकतरन हो सकता है या फिर शिलिपतिकरण हो सकता है, डिपेंड करता है कि कहाँ पर आप पढ़ रहे हैं। बहुत जगह सी है, बहुत जगह एस है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, व्हाट मेक्स कालिदासा ए सेक्युलर ह्यूमनिस्ट। कालिदासा को सेक्युलर ह्यूमनिस्ट क्या बनाता है, अपनी रीजन आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इज द मृच्छकटिका लिटरेरी टेक्स्ट, डिस्कस। और लास्ट जो हम लोग देखेंगे, अटेम्प्ट ए स्केच ऑफ द पोजीशन ऑफ अ वोमेन इन द महाभारत फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द डैशिंग। तो यही टोटल 11 क्वेश्चन है जिसको हम लोग देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चन शुरू होगा आपका, यूज ऑफ मेटाफोर इन मृच्छकटिका। मृच्छकटिका का जो आपका मेटाफोर यूज किया गया है आपको उसमें बताना है। यानी आपको टोटल 6 से 11, 6 7 8 9 10 11, ओके 1 to 5 हमने कर लिया था, यानी 6 7 8 9 10 11, टोटल 6 क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। 6 क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। और ये जो वीडियो होने वाला है नॉन एडिटेड एंड नॉन स्क्रिप्टेड है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है, आप क्रॉस वेरिफिकेशन चाहे तो कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, पॉज करके इसके आंसर को नोट डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम लोग आंसर को एक बार रिपीट करेंगे। आप अपने ईयरफोन को लगा लीजिए। आप बस अगर इसे सुन लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी होगा। ओके, तो समझाने की ज़रूरत इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने बीजीसी 101 के ब्लॉक वाइज वीडियो बना करके अपलोड कर दिए हैं, वो सफिशियंट है। ऐसे समय ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा। शुरू करते हैं अब। यूज ऑफ मेटाफोर इन मृच्छकटिका। इन द प्रीवियस कोट, मार्क द मेटाफोर ऑफ अ हनी बीज दैट मदनिका हैज यूज टू कमेंट ऑन द लव ऑफ हर मिस्ट्रेस। मदनिका जो है एक कैरेक्टर है। इट इज टिजिंगली evocative of the beauty and taste of love. In the larger sense, it covers different layers of relationship between वसंत सेना एंड चारुदत्त। वसंत सेना और चारुदत्त एक मेन कैरेक्टर है इसके स्टोरी के। फ्रॉम द रेफरेंस ऑफ हनी बीज, वसंत सेना टेक्स द क्यू ऑफ फार्म्स ऑफ फ्रेम्स her own vision of false love and lovers. She achieves the interesting interpretation of bees being honeysuckers that contains the word twist and show the questionable side of love that usually means gaining worldly benefits. For Vasant Sena, however, love is to be sustained as an enriching factor of life. Again, in the quoted lines, the entire talk happens with parameters of the two characters. It leaves an impact on reader. Among the mentioned categories, Charudatta is described as the poor person. This is especially underlined to hint the sensitivity and richness of feelings in him. When his name is finally mentioned by Madanika, Madanika, Vasant Sena, Charudatta, ये तीनों कैरेक्टर हैं, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। Madanika, Vasant Sena has sense of thrill running down her spine. It also becomes clearly finally that of two women. Vasant Sena is the more intelligent, not the way she has planned things with respect to continuing her visit to her lover. वसंत सेना के जो प्रेमी होते हैं वो चारुदत्त होते हैं। वो वसंत सेना, वैसे चारुदत्त तो मैरिड होते हैं, लेकिन वसंत सेना उनसे प्रेम करती है। स्पॉइलर नहीं देना चाहिए लेकिन जरूरी है यहाँ पे। द रिवॉल्यूशन
द रेवोल्यूशन ऑफ द स्कीम ऑफ मदनिका, मदनिका शायद मदनिका जो होती है वो मेड होती है। मदनिका इज अ अप्रोप्रिएटली स्ट्रेटेजिस्ट फॉर मीटिंग द एंड ऑफ हर डिजायर। आगे है यहां से, वसंत सेना comes forth to the river as a deft combination of beauty and intelligence. So far, we have analyzed in brief a minor episode of the play from the point of view of the characters, that the way they were convinced by the playwright and then taken further on towards the final execution in the text. In this is the reflected the overall attitude of author via a wish the world of his time carried by the characters in the play. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन संगम लिटरेचर। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संगम लिटरेचर इज वन ऑफ द मेन सोर्स यूज्ड फॉर डॉक्यूमेंटिंग द अर्ली तमिल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट तमिल कंट्री। द एंशिएंट संगम पोएम्स मेंशन न्यूमरस किंग एंड प्रिंसेस, the existence of some of whom have been confirmed through archaeological evidence. Sangam literature is still the main source of the early Cholas, the Pandyas, and Cheras. The most interesting feature of Sangam literature is the fact that while most of the early literary traditions were religious writings in some form of or the other, Sangam literature is not religious in that sense. The poem belonging to what is called Sangam literature are based on two themes: love slash AKM, or heroism or praise of the kings and their deeds, or Puram. Sangam was the ancient academy of Tamil poet and authors in the city of Madurai आपका location है, in South India, under the patronage of the Pandyas king. It is difficult to estimate the exact date of these Sangam works. Some scholars suggest the historical Sangam literature era spanned from c. 300 BC to 300 CE. Question number 3 है, comment on the female presence in Silipatikaran. India is the country that are traditionally been largely male dominated, though every now and then there has been a strong feminine voice as well. A singular case is the voice of Draupadi in the epic The Mahabharata, who articulates both of the level both at the level of the voice as well as that of the body. She, come, she comes across as an articulate woman in the epic who voice her ideas on the injustice meted out of her, and at the same time her open hair becomes a symbol of resistance articulation through the body. This is not so apparent in other epic the Ramayana, where there is a domesticity apparent with the Sita becoming emblematic of a new ideal of womanhood, which had been and is being questioned is in most discouraged way today. The two epics Silipatikaran and Manimekali are singular as they have women protagonists who bring out the voice of injustice during the ancient period when these epics were written. They are also domesticated voices, as in the case of Kanaki, who endures Kovalan's abandonment of her, and the case of Matavi, the courtesan who accept the fact that Kovalan has left her. Apart from this is the fact that the voice of Kanaki as an example of an injured womanhood of universal kind is very apparent. She transforms from being the ideal daughter-in-law, taking care of her aged in-law even after being abandoned by her husband. Ideal wife, as she welcomes the straying husband Kovalan back to a symbolic figure, fighting for justice again for the same husband who left her for a dancer, courtesan transforming into a avenging goddess, and it is later canonized into a benevolent protective deity. काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उम्मीद है आपने पढ़ रखा होगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन पढ़ के याद करके जाके एग्जाम दीजिए।
The presence of a woman as central characters in the Silipatikaran and the Manimekalai, unlike in Sanskrit epics, where the male protagonist is central to the plot in the is the influence of Buddhism and Jainism on the epical tradition of Tamil Nadu. The local context come into play as well when we see Kanaki being transformed to the goddess Patani. This transformation is keeping with the local context, point to the creation of a newer imagination which result in the formation of the cults and belief systems. Tradition is an evolving process, and this is also point to the pluralism that was present in early India, which provided a space for different voices to be articulated. This leads to the formation of a new goddess who is now imbued with a myth and discourse which originate in a tragedy that involves normal human beings, bringing out the synthesis between the human and the divine. Kanaki, the woman, becomes the symbol of a vengeful woman, and when her presence as a transformed figure is accommodated in the Buddhist tradition, she becomes a emblematic voice. Her demand for justice assumes the universal nature of dharma, and finally, there is a elaborate scene where she is observed into the larger mainstream tradition of beliefs that thoughts and become a distinctive goddess. There are two kinds of women in the epic. One variety are the simple folk, be in the herdswoman or the domestic help or the women who have distinct public profile, as in the figure of the Kotshin Madhavi, and the other variety is of the divine. This is reflected in the figure of Kanaki, who transforms from a simple housewife to a canonized goddess. Question number 3 है What makes Kalidasa a secular humanist? Give reason for your answer. Kalidasa was a classical Sanskrit writer, widely regarded as the greatest poet and dramatist in the Sanskrit language of India. His plays and poetry are primarily based on the Vedas, the Ramayana, the Mahabharatas, and the Purans. His surviving works consist of three plays, two epic poems, and two shorter poems. Much about his life is unknown. Only what can be inferred from his poetry and plays. His works cannot be dated with precision, but they were mostly authored within the 4th to 5th century BCE. 4th to 5th century CE. Kalidasa is a secular voice in largely conservative culture. हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं. His secular sense come from the emphasis on the rational approach to life that consciously integrated pleasure with lofty ideals. This made the writer look at events from a specific view of reality as it was being lived out at the time, and not through the lens of fossilized ideas borrowed from the past. It is Kalidasa's humanism that makes his work secular. His works are largely relatable. Even as Kalidasas wrote in the ancient period, we identify with the pains and joys of his characters as well as situations, because the writer stirs our basic emotion and feelings. This connects us to the world of Kalidasa. As a playwright, he gives voice to his character that remain insignificant in common life but gain significance in his hands. Seven of Kalidasa's works have survived the test of time. Among these, we have three long lyrical poems, three plays, and an incomplete epic. The poem believed to have been written by Kalidasas include Ritu Shamharan, The Birth of Kumar, The Cloud Messenger. Kalidasa is best known for the long lyrical poem मेघदूतम. मेघदूतम जो है वो कालिदासा के द्वारा ही लिखा गया था, लिरिकल आपका था.
Among the play, we have Malvika and Agnimitra, Urvashi won by Waller, Abhijan Sankuntala, the third in the order. Finally, Kalidasa wrote an epic who could not complete Little Raghuvansham. कालिदासा के द्वारा एक एपिक लिखा जा रहा था जो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पाया, वो था रघुवंशम, जिसको रघु डायनेस्टी के बारे में लिखा गया था. Ritu Samharan, being Kalidasa's early work, appears to be art in the making. In it, the poet brings the life each session and its impact on the landscape. He captures the beautiful imaginary in a stylish form while attempting to make it appear natural in the poem. Such experiments with the lyric form refined the literary art of Kalidasas further. His skills as creative writer and particularly a poet were perfected by the time he wrote. His last poem Megdutam, which is a Kavyam, Duta Kavyam or messenger poem. दूत को मैसेंजर कहा जाता है. Here, Kalidasa charts out the agony of Yakansa, who has been separated from his beloved due to a curse. The Yaksha persuades the cloud to take his message to his wife. Hence, the poem's title, The Cloud Messenger, Duty and Human Will Desire, always clash with one another in Kalidasa. In fact, in the play Vikramavosham, Kalidasa projects a double curse directed at Urvasi for the neglect of work duty. Because she is caught up in deep passionate thoughts about the king. The curse elements in Kalidasa is important because it is form of punishment given to characters that become disoriented towards duty and follow their passions. Just as the Yaksha in Meghduttam or Shakuntala in Abhijanan Shakuntala or Urvashi in Vashyam, in the next section बस यहीं तक आपका है, जो कि आपको कालिदासा को एक सेक्युलर ह्यूमनिस्ट क्या बनाता है उसके बारे में बताया गया है. इज द महाभारत ए लिटरेरी टेक्स्ट? डिस्कस. व्हाट इज महाभारत? इट इज द historical text or a poetic expression of the time. Is it a book of moral laws and scriptures? These questions necessarily come to mind when dealing with ancient literature. Sheldon Pollock explains it. The Mahabharata represents itself for most part of Itihasa, an account of the way things needed were. However, much modern scholarships may complicate the factually of the record. Yet, the Mahabharata was not only Itihasa, it was also Kavya. महाभारत जो है हमारा सिर्फ इतिहास नहीं है, काव्य भी हमारा है. Not that was Pollock suggests. The Mahabharata represents itself as a historical narrative depicting events as they were, as they look, placed by one who is also a character in a narrative, Vyasa. The author is a composer of tale and the participant in the story. Viewed from a literary angle, the historical framework is a form adopted by Vyas. Still, political notes, eventually, the Mahabharata came to also be viewed as a transcendently authoritative moral moral discourse. One ninth century literary therapist conceived of the work as moral discourse with the aura of literature. At the same time, Mahabharata has been viewed as a political narrative. T.R.S. Sharma has observed that while the Kuru and Panchala lineages are historically recorded, there is no mention of Pandavas in any historical records. So it is only proper we consider the Mahabharata as an epic poem. Thus, for us, primary concern is the view of Mahabharata as literary text with an internal logic and structure. The text never wavers from the core narrative, and that is the struggle between two groups of cousins for succession and political power. From the literary point of view, the Mahabharata has been analyzed in different ways.
According to Anand Vardhana, known primarily for his work Dhavanyalok, the Mahabharata is Dhavani Kavya or the poetry of suggestion. The suggested sense and creation of Dhanvi Alok found in the Mahabharata, in this view, is the highest form of poetic composition. With the respect of its content, he notes that the Mahabharata teaches men ultimately to renounce vanity of earthly glory and attain dharma. With respect to form, J.P. Sinha has proved us with the following classifications. बाकी अगर आप चाहें तो यहाँ का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके बाद जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, अटेम्प्ट ए स्केच ऑफ द पोजिशन ऑफ वोमेन इन द महाभारत फ्रॉम योर रीडिंग ऑफ द डाइसिंग। इसका आंसर तो आपको पहले से पता ही होगा। द टाइमलाइन ऑफ महाभारत events was the late Vedic period. Earlier, during the times of Rig Veda and the primary Upanishads, women by and large enjoyed a high status in society in terms of both scope for education and relative freedom from gender discrimination. The high status and respected enjoyed by learned ladies like Gargi and Maitreyi and are evidence that the class selling was not so prevalent then as a roadblock to women's advancement in society. By the late Vedic age, however, there was a general trend toward rigidity in class division and cementing of pat- patriarchal norms. वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका पढ़ाई कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको कवर कर रहे हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, एक चीज़ कहना था, ये वीडियो सिर्फ आपके कहने पे बनाया जा रहा है। इस वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ खास है, आपको बस आंसर है जिसको बनाया गया वीडियो में, कुछ समझाया तो गया नहीं है एक्चुअली। तो वीडियो अगर आपको चाहिए सेकंड वीडियो तो आप बताइएगा, इसके बाद जो पार्ट थर्ड है वो अपलोड किया जाएगा। वैसे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, नॉन इंटरेस्टिंग वीडियो है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसको देख लीजिए। बाकी वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए, ताकि थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। अच्छा कंटेंट जब भी नहीं लगे आप डिसलाइक करके बता दीजिए कि इसमें यह प्रॉब्लम था, या घटिया लगे अच्छा लगे, जो भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आगे जो हमारे पास यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए लास्ट। और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। बाकी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लिया कीजिए, क्रैश कोर्स बनाया गया इंग्लिश ऑनर्स के ऊपर। और आने वाले समय में हो सकता है काफ़ी सारे और वीडियोस बनाए जा चुके हैं, हो सकता है इसी वीडियो को रिपीट करके अच्छे से बनाया जा सके। समय पर डिपेंड करता है, समय काफ़ी कम होता है, इसी वजह से इसी तरह बनाना पड़ता है वीडियो, आधा अधूरा वीडियो है। लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए सफिशियंट है। तो और हाँ, बाकी अगर आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप कैसे ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।